गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के थ्रू हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? अब हम देखेंगे कि साइंस और केमिस्ट्री क्या है। क्लियर? क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे इसलिए हम ये देखेंगे कि साइंस और केमिस्ट्री क्या है। तो साइंस क्या है सबसे पहले देखते हैं। मैन हैज़ ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द सराउंडिंग एंड दिस क्यूरियोसिटी लेड हिम टू स्टडी, ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंट विद द चेंजेस टेकिंग प्लेस। When these observations are systematically arranged, it is called science. देखो, कोई भी चीज़ है, हम लोग क्या करते हैं कि मानव जाति जो होती है वो किसी भी चीज़ मतलब कोई भी चेंजेस होती हैं, किसी भी चीज़ में कोई भी चेंजेस हो उसको जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है। अगर एग्जांपल के थ्रू देखो कि आपने देखा होगा कि सन हमेशा ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट से सेट होता है। तो इसको जानने के लिए आप देखो रोज़ एक ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, लेट हिम टू स्टडी, ऑब्जर्व करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके जो चेंजेस होते हैं उनको देखते हैं। उसके बाद हम उस चीज़ को समझते हैं कि हाँ, जो सन है वो ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट से सेट होता है। तो जब ये ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होता है, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होता है, उसी को हम साइंस कहते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, उसको सिस्टमेटिक वे में ऑब्जर्व करते हैं, अरेंज करते हैं, तो वही क्या होता है, साइंस होता है। ठीक है। हाउएवर इट्स quite difficult to wrap up definition of chemistry in just one line, but still it can be stated as केमिस्ट्री को किसी एक लाइन में डेफिनेशन नहीं कर सकते। उसको समझने के लिए हम फिर भी एक लाइन में कंप्लीट करते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है। आप लोगों को साइंस समझ में आया कि क्या होता है साइंस। मैं एक बार और आपको साइंस को थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ कि साइंस इज़ बेसिकली अ स्टडी ऑफ आवर सराउंडिंग ऑन द बेसिक ऑफ द फैक्ट्स which are observed and experimented over a period of time. Science is the systematic study of structure and behavior of natural and physical. Clear? Then modern science is typically divided into 3 parts. कितने parts में divide किया गया है science को? 3 parts में, physics, chemistry और biology। वही आज हम chemistry पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड इंट्रैक्शन ऑफ मैटर। क्या है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री किसकी स्टडी करते हैं हम केमिस्ट्री में? कंपोजिशन की, स्ट्रक्चर की, प्रॉपर्टीज़ की और इंट्रैक्शन की। किसकी? किस चीज़ की? मैटर की। जो मैटर है हम 9th से पढ़ रहे हैं कि मैटर क्या होता है। ठीक है। तो जो हमारे आसपास की चीज़ें क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसमें कुछ मास होता है, पर्टिकुलर मास होता है, उसी को हम मैटर कहते हैं। तो मैटर भी हम आगे स्टडी करेंगे। उसके पहले आपको बता दें केमिस्ट्री का इतना समझ में आया कि केमिस्ट्री क्या होती है। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री हैड बीन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। केमिस्ट्री जो है हमारी डेली लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वेदर इट इज़ केमिकल, कंप्यूटिंग और इवन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। आप कहीं पे भी देखिए, ठीक है, जो केमिस्ट्री है वो हमारे डेली लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप देखिए इसको कि क्या है। कंप्यूटर चिप्स इज़ मेड अप ऑफ हाईली प्यूरिफाइड एलिमेंटल सिलिकॉन। जो कंप्यूटर चिप होती है वो हाईली प्यूरिफाइड एलिमेंटल सिलिकॉन से बनी होती है, जो कि केमिकली मॉडिफाइड किया जाता है एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो बोथ इसमें क्या हो रहा है, बोथ इन केमिकल कंपोजिशन एंड इन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड पॉइंट इज डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमोसफियर मेक डिफरेंट वेदर एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ। हम अगर अर्थ में देखें तो जो अलग अलग प्लेस में अलग अलग वेदर होता है।
ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है एटमॉस्फेयर में, तो वो अर्थ के अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर बनाता है। फॉर एग्जांपल हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर कॉजेस एसिड रेन। देखो क्या होता है कि जब ऑक्साइड ऑफ सल्फर और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है तो वहाँ पे क्या कॉज करता है, एसिड रेन। और सिमिलरली अगर हम देखें कि ग्रीन हाउस गैसेस लीड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट सच एज ड्राफ्ट, फ्लडिंग, हाई wind and storm. Here principle of geochemistry are involved. Then third point is even in our brain, हमारे ब्रेन में नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज मैसेंजर कंपाउंड्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ ब्रेन वेव्स एंड इन इम्यून सिस्टम इट स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर सेल्स। तो हियर प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस आर इम्पॉर्टेंट। क्लियर दैट? नाउ कंट्रीब्यूशन इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो अब हम देखते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करती है। तो केमिस्ट्री प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन the field of economic conditions of the country by having its role in various industrial process like manufacturing chemical fertilizers जैसे कि यूरिया है, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा which help in better production of crop. Then second point is alkalis, acids, salts, dyes are important in synthesis of various chemical compounds and products of commercial value. Then chemical industries involved in production of drugs, soaps, detergents, metals, alloys and various organic and inorganic compounds have a very big role in the economic growth of a nation. Clear? केमिस्ट्री फॉर आर डेली डोमेस्टिक यूज़, जो हमारे घरेलू उपयोग में केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो कैसे होता है हम देखते हैं। प्रिजर्वेटिव्स लाइक सोडियम बेनोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट फॉर बेटर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड चेक इट्स वेस्टेज। फूड प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं। देन सेकेंड इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स लाइक DDT, Gamexin, etc. are helpful for crop protection and storage of food grains. Product of domestic consumption like soap, cosmetics, oils, perfumes, etc. are outcomes of chemical synthesis. तो कहाँ से आती हैं ये सारी चीज़ें? केमिकल सिंथेसिस के थ्रू। देन फोर्थ पॉइंट, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, skin cream and soaps contain chemical compounds. Similarly, disinfectants and germicides also contains chemical compounds. देखो अब हमने केमिस्ट्री के बारे में देखा है कि क्या क्या होता है केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैं केमिस्ट्री का आप ही की बुक में से जो डेफिनेशन दे रखा है वो मैं आपको बताती हूँ कि केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. These aspects can be best described and understood in the terms of basic constituents of matter. आप इसको और अच्छे से जब मैटर को समझेंगे, उसके कंस्टिट्यूएंट, उसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट को समझेंगे, उसी में आपको केमिस्ट्री समझ में आएगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या होता है, डील करता है किसके साथ, मैटर के कंपोजिशन के साथ, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ. क्लियर, यही हमारी केमिस्ट्री होती, क्योंकि हमें पता है जो मैटर है वो एटम से मिलकर बनता है. क्लियर. तो अब एटम क्या होता है, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर. एटम क्या होता है, मैटर का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, पर्टिकुलर जब मैटर किसी भी स्टेट में होगा, अदर देन इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. क्लियर. देन हमने एटम पढ़ा, तो एटम के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल. ये सब बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री की. तो मॉलिक्यूल क्या होता है, टू और मोर देन टू एटम फॉर्म मॉलिक्यूल. ठीक है, क्या बोला जा रहा है, दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं.
क्लियर। तो एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर का। तो मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल के थ्रू कि हम पर्टिकुलर किसी रूम में बैठे हैं तो वो रूम जो है कुछ मिनिमम चीज़ों से बना होता है। जैसे कि आप बात करें कि ब्रिक है, ठीक है, सैंड है, सीमेंट है, तो इसमें जो बेसिक यूनिट है जिसके बिना वॉल मतलब हमारे रूम का वॉल भी नहीं बन सकता, तो वो क्या है, ब्रिक है। तो आप देखोगे छोटे छोटे ब्रिक्स मिलकर पूरा एक रूम बन गया, ठीक है, पूरे रूम से बिल्डिंग बन गई। तो ऐसे ही मैटर का जो पर्टिकुलर यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, वो क्या होता है, एटम होता है। जब हम साइंस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है, वैसे ही ग्रुप ऑफ एटम क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एटम भी देख लिया, मॉलिक्यूल भी देख लिया, तो ये जो चीज़ें हैं एटम और मॉलिक्यूल क्या बना रहा है, मैटर बना रहा है। तो व्हाट इज़ मैटर, अब हम देखते हैं कि मैटर क्या होता है। सो क्या है मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज पोसेस मास एंड कैन बी फेल्ट बाय वन और मोर ऑफ आवर सेंसेस, मैटर। तो इसको अगर हम देखें सिंपल लैंग्वेज में तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। तो जो मैटर होता है वो क्या होता है कि पर्टिकुलर अगर हम कोई भी चीज़ ले, अगर मेरे हाथ में पेन है या आपके हाथ में पेन है तो उस पेन को जब आप क्या करोगे, आपके डेस्क के ऊपर रखोगे और उसमें आप मार्क करोगे कि उसने कुछ प्लेस को कवर किया है, पर्टिकुलर कोई प्लेस उसने कवर किया है, तो इट ऑक्यूपाइज क्या कर रहा है, स्पेस। क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। और जब आप उसको हाथ में उठाओगे तो वो थोड़ा आपको क्या लगेगा, उसमें कुछ वजन है, तो इट हैज़ सम मास। तो समझ में आया क्या होता है मैटर, क्लियर। नाउ वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। हम यहाँ पे मैटर की क्लासिफिकेशन और कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो मैटर की कुछ क्लासिफिकेशन किस तरीके से हैं कि मैटर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में। तो जो प्योर सब्सटेंसेस है वो फर्दर डिवाइड होता है किस में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, और मिक्सचर भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं आगे चल के, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। यहाँ पे हम कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे मैटर की। तो मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो कि हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको फिर भी थोड़ा आगे और पढ़ा देती हूँ कि मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और पीसीई को हम अभी नहीं पढ़ते हैं। बाकी फर्दर स्टडीज़ के लिए, हमारे आगे की पढ़ाई के लिए हम पढ़ेंगे, बट अभी हमें सिर्फ 3 स्टेट्स को देखने हैं, सॉलिड स्टेट्स, लिक्विड स्टेट्स और गैस स्टेट। तो मैटर की नेचर ऑफ मैटर हम देखते हैं, क्या देखते हैं नेचर ऑफ मैटर में, कि जो मैटर है उसका सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टी देखें। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टी में देखते हैं कि जो मैटर है वो फिज़िकल स्टेट में किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो फिज़िकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड किया गया है। अब इनके हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ती हैं। तो सॉलिड में सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होने के कारण उनमें कोई भी पर्टिकुलर स्पेस नहीं होता है। तो इसी के कारण जो सॉलिड होता है वो रिजिड होता है। अगर आप पेन देखें, बुक देखें, तो क्या आप इनके बीच में हाथ डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, बिकॉज इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इसी वजह से क्या होते हैं, ये रिजिड होते हैं। इनका जो शेप होता है वो डेफिनेट शेप होता है। पर्टिकुलर आपके सामने जो डेस्क है वो एक शेप में है, पर्टिकुलर शेप में है, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट शेप का होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 किलो शुगर लाना है, ठीक है, 40 रुपीज़ में आपको 2 किलो शक्कर लाना है, तो 2 किलो शक्कर अगर आप उसको 40 रुपीज़ देंगे तो वो आपको 2 किलो शक्कर ही देंगे, वो आपको अंदाजे से नहीं देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो डेफिनेट वॉल्यूम में होता है।
ठीक है। देन डू नॉट हैव फ्लूइडिटी, अगर इसकी फ्लूइडिटी देखें तो इसमें कोई भी फ्लूइडिटी नहीं होती है, इसमें कोई फ्लो नहीं होता है। ये नॉट कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल भी नहीं होता। क्या आप इसको कंप्रेस कर सकते हो? आपके डेस्क को आप कंप्रेस करके देखो, क्या वो कंप्रेस हो रहा है? पेन को कंप्रेस करके देखो, क्या वो कंप्रेस हो रहा है? नहीं होता है। देन इसमें जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होने के कारण इनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए आप इसको ना तो तोड़ सकते हैं ना अलग कर सकते हैं, बिकॉज इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा है होता है। क्लियर? देन लिक्विड स्टेट की बात करें तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, और लूजली पैक्ड होने के कारण इसमें डेफिनाइट शेप नहीं होता है। ठीक है, इनका जो शेप होता है वो इंडेफिनाइट होता है। कि अगर आप देखो, आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, उस ग्लास ऑफ वाटर को आपने एक कंटेनर में डालना है। ठीक है, जब आप उसको एक कंटेनर में डालोगे तो वो उसके शेप का हो जाएगा। जब आप उसको पर्टिकुलर किसी दूसरे यूटेंसिल्स में डालोगे तो वो पर्टिकुलर उस शेप का हो जाएगा। तो इसका लिक्विड का इंडेफिनाइट शेप होता है, वॉल्यूम इसका डेफिनाइट होता है। वॉल्यूम इसका डेफिनाइट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं बात करूँ कि जाके आपको 10 रुपये में मिल्क लाना है, ठीक है, आप जो 10 रुपीज़ का मिल्क लाओगे तो पर्टिकुलर 10 रुपीज़ में जितना ml आपको दिया जाएगा, मतलब 100 ml, अगर 10 रुपीज़ में 100 ml आए तो वो 100 ml ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा वो नहीं देंगे। क्लियर? देन इसकी जो फ्लूइडिटी होती है, इसमें फ्लूइडिटी होती है लिक्विड में, इसमें फ़्लो होता है। अगर आप फर्स्ट में 1 गिलास पानी डालो तो वो फ्लो होगा, ठीक है, तो इसमें फ्लूइडिटी होती है। ये लेस कंप्रेसिबल होता है। इसको अगर पानी को आप आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये कंप्रेसिबल होगा, लेकिन बहुत कम। ठीक है, देन और ये कंप्रेसिबल क्यों होगा? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। जब आप इसको कंप्रेस करेंगे तो उसके पार्टिकल्स पास में आएंगे, ठीक है, जितना उनमें स्पेस होगा वो उतना ही पास में आएंगे इनमें, इसीलिए इसमें क्या होता है? लेस कंप्रेसिबल होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। अब आप कैसे पता लगाओगे इसमें इसके जो पार्टिकल्स हैं दूर दूर हैं? तो आप एक बकेट पानी का लो और उसमें हाथ डालो, तो जब आप उसमें हाथ डालोगे इजीली आपका हाथ अंदर चला जाएगा, वो स्पेस उसमें है। और अगर आप यही चीज़ आप सॉलिड में करेंगे कि उस डेस्क में आप पंच मारेंगे तो क्या आपका हाथ डेस्क के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। और अगर आप लिक्विड की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि बाल्टी में ईजिली आपका हाथ चला जाएगा। तो वो कैसे होगा? क्योंकि उनके बीच में क्या है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। देन अगर हम बात करें किसकी? गैस की। गैस स्टेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली पैक्ड होता है। ठीक है, रैंडमली पैक्ड मतलब बहुत दूर दूर होता है। अगर आप रोड को क्रॉस करें और वहाँ से पास में से रोड में से धुआं पास हो रहा है और आप उस धुएं के अंदर से ईजिली क्या हो जाओगे? क्रॉस हो जाओगे। क्या हो जाओगे? क्रॉस हो जाओगे। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली बहुत दूर दूर कंस्टिट्यूएंट होते हैं। ये इंडेफिनाइट शेप का होता है, पर्टिकुलर इसमें कोई शेप इसलिए नहीं होता है कि आप इसको किसी भी कंटेनर में फिल करोगे वो उस कंटेनर में ईजिली उसी शेप का फिल हो जाएगा। ठीक है, देन इसमें इंडेफिनाइट वॉल्यूम भी होता है। आप कोई भी कंटेनर लेंगे, आप उसका जो वॉल्यूम होगा उस कंटेनर के बेस्ड में ही उसको डेफिनाइट किया जाएगा कि हाँ, अगर पर्टिकुलर जो भी कंटेनर होता है उस कंटेनर का जितना भी वॉल्यूम होगा वो गैस उतने वॉल्यूम का ही माना जाएगा, उसका खुद का डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता है। क्लियर? तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो भी कम होता है क्योंकि ये रैंडमली क्या होता है? पैक्ड होता है। ठीक है, इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप किसी पर्टिकुलर रूम में चुपके से परफ्यूम लगाते हो तो आपके पेरेंट्स को दूसरे रूम तक उसकी स्मेल आ जाती है। तो इसी से पता चलता है कि इसमें कितना ज़्यादा फ्लूइडिटी होता है। इसका कंप्रेसिबल भी ज़्यादा होता है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मोर कंप्रेसिबल होता है।
तो ये आपके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की, जो कि 3 स्टेट में होती है और तीनों की हमने अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। आपको समझाने के लिए मैंने इसको इतना पढ़ाया है, आप आपकी बुक में और डीपली रीड करके समझ सकते हैं। तो अभी हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस देखा है, मैंने उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में आपको बताया है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड में किस तरीके से अरेंजमेंट है, लिक्विड में किस तरीके से अरेंज है और गैस में किस तरीके से अरेंज है। अब सॉलिड के एक डेफिनाइट शेप में अरेंज है, लिक्विड का आप देख सकते हो कंटेनर में वो पर्टिकुलर मूव कर रहा है, और गैसियस में पूरे जिस भी कंटेनर में यहाँ पे रखा गया है उस पूरे कंटेनर में वो मूव कर रहा है। तो पर्टिकुलर इनका कंस्टिट्यूएंट ऑफ पार्टिकल्स जिस शेप में आप देखेंगे उसी शेप का गैस में उसी शेप का होगा। ठीक है, गैस का जब हम किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो उस कंटेनर के शेप का हो जाता है। लिक्विड को भी हम जिस कंटेनर में रखेंगे उसके शेप का होगा, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। जितना वॉल्यूम होगा वो उतनी ही वॉल्यूम में रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टी, मैटर की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो मैटर जो है, मैटर हैड बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्लियर। इन केमिकल प्रॉपर्टी, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। क्लियर। प्योर सब्सटेंस को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या होता है वो देखते हैं। एलिमेंट, an element consists of only one type of particle. These particles may be atoms or molecules. जो एलिमेंट होता है वो किस तरीके से कंसिस्ट करता है, सिर्फ 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स ही कंसिस्ट करेगा। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मतलब सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा कि एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल, दिस पार्टिकल्स मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसका एग्जांपल समझते हैं कि हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस। अब देखो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे नेचर में किस फॉर्म में रहते हैं, डायटोमिक फॉर्म में, वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो ये एलिमेंट्स हैं। क्लियर। देन अगर मैं बात करूँ कंपाउंड की, तो 2 or more than 2 atoms of element, 2 or more than 2 atoms of element combine each other and form compound. कंपाउंड क्या होता है कि 2 से ज़्यादा एटम्स, मतलब एलिमेंट के एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो व्हेन 2 or more than 2 atoms of different element combine the molecule of a compound is obtained। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के, किसके, डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊँ, वाटर H2O, अमोनिया, देन कार्बन डाइऑक्साइड NaCl, ये सब क्या है, कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अलग अलग, अगर हम वाटर की बात करें H2O है तो 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं आपका H2O। तो ये एक कंपाउंड हो गया। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको समझाया कंपाउंड क्या होता है, उसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनकर क्या बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल। मतलब डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके यहाँ पे कंपाउंड बना रहे हैं। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होती हैं, मिक्सचर कंटेन्स 2 or more substances present in it in any ratio which are called its components। जो मिक्सचर होती हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिलाकर बनाया जाता है किसी भी रेशियो में, इन एनी रेशियो। तो जिसे हम क्या कह रहे हैं, मिक्सचर, और विच आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स।
क्लियर। तो मैनी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट्स अराउंड यू आर मिक्सचर। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे आसपास या आपके आसपास प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मिक्सर। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी एक्सेट्रा आर कॉल्ड मिक्सचर। शुगर सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं घर में पानी में मिलाकर, वो एक मिक्सचर होता है। एयर जो हमारे आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, वो भी बहुत सारे एयर मतलब बहुत सारे गैसेस से मिलकर बनता है, ठीक है। टी, अगर आप टी की बात करें तो टी में दूध, पानी, चाय पत्ती, शुगर ये सब मिक्स करके बनाते हैं, तो ये भी क्या होता है, आर ऑल मिक्सचर। अब मिक्सचर को अगेन मतलब फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस के नाम से आपको पता चल रहा है, होमो मीन्स सेम और जीनियस मीन्स मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, द components completely mix with each other and its composition is uniform throughout। मतलब यहाँ की क्या बोला जा रहा है कि जो components होते हैं मिक्सचर में, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, और आप उसको थ्रू आउट जहाँ से भी देखोगे वो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन में रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लेमन जूस की, मैंने लेमन जूस बनाया है, उसमें मैंने पानी लिया, लेमन ऐड किया, लेमन जूस ऐड किया, शुगर ऐड किया, ठीक है, और उसको मिक्स किया, और फिर मैं उसको 1 बाय 1 सिप करके लेती जा रही हूँ। तो जितनी बार भी मैं सिप ले रही हूँ उतनी बार टेस्ट सिमिलर आ रहा है। क्या आ रहा है, सिमिलर टेस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, बिल्कुल सिमिलरली क्या हो रहा है, बिल्कुल कम्प्लीटली उसके जो कंपोजिशन में है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं। अगर आप ऐसे भी देखोगे तो क्या आप उसमें से लेमन अलग कर पाओगे, शुगर अलग कर पाओगे क्या उस लेमन जूस में से? नहीं, वो आपको कम्प्लीटली क्या होगा, मिक्स किया हुआ होगा। देन अगर मैं बात करूँ किसकी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और आप इस तरीके से बोल सकते हो हेट। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स द डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। क्या होता है, जो कंपोजिशन होता है वो एक जैसी नहीं होती है, जहाँ से भी आप देखोगे वो अलग अलग आपको दिखाई देगा। तो डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड, आप अलग अलग कंपोनेंट्स भी देख सकते हो उसमें। जैसे एग्जांपल मैं बताऊँ, ग्रेन एंड पर्ल्स अलोंग विथ सम डट। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक प्लेट में मम्मी ने मुझे दाल भी दे दिया, उसमें चावल भी मिक्स करके दे दिए और उसमें स्टोन भी मिक्स करके दे दिए, तो आप इजीली हैंड पिक करके उसको अलग से निकाल सकते हो। तो वो जो मिक्सचर होता है वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल में बताया। अगर आप एक ग्लास लो, उसमें पानी ले लो, उसमें आप कुछ मेटल ऐड करो, कुछ आप उसमें स्टोन्स ऐड करो, तो जब आप उसका लेवल देखोगे तो आपको मेटल, स्टोन, वाटर सब अलग अलग दिखाई देगा। क्लियर। तो ये है मिक्सचर, और मिक्सचर के दो पार्ट्स, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसके जो कंपोजिशंस होती हैं वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। क्लियर। आप इजीली पहचान सकते हो कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर। तो यहाँ पे आपके मैटर के जो फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन है वो क्लियर होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वर्सेस केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वर्सेस केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंज द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल टेस्ट, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि आप कैसे मेजर कर सकते हैं, उसकी जो आइडेंटिटी है या उसका जो कंपोजिशन होता है, मतलब किसका, सब्सटेंस का, तो आप उसको बिना चेंज किए
उसको मेज़र कर सकते हैं, जैसे टेस्ट करके उसके कलर से पता लगा सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से, डेंसिटी से। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? आर दोज विच कैन बी मेजर्ड ओनली बाय अ केमिकल रिएक्शन। दीज कांट बी ऑब्जर्व जस्ट बाय टचिंग और व्यूइंग द सब्सटेंसेस। मतलब आप इसको किस तरीके से मेज़र करेंगे? केमिकल रिएक्शन के द्वारा मेज़र किया जाता है। इसको आप ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं जैसे कि टच करके देख लिया, ठीक है। तो ये आपके जो सब्सटेंसेस होंगे ये आप केमिकल रिएक्शन के थ्रू पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल उसकी एसिडिटी, बेसिडिटी, कंबस्टिबिलिटी, रिएक्टिविटी एक्सेट्रा। तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ख़त्म होती हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम कहते हैं एसआई यूनिट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे कुछ फंडामेंटल 7 बेसिक फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़ और बेस यूनिट्स, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स जो लेंथ है आपका, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, क्लियर। तो यहाँ पे लेंथ जो है उसको हम मेज़र कैसे करेंगे मेज़रमेंट एसआई यूनिट में कैसे देखेंगे? मीटर में। कैसे? मीटर में। मास केजी में, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन में, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी देखा जाता है, लेकिन जो एसआई यूनिट्स में हम देखते हैं वो केल्विन से देखते हैं। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी आपका कैंडेला होगा, इलेक्ट्रिक करंट एम्पायर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस मोल, क्लियर। तो यहाँ पे ये एसआई यूनिट्स हैं, इनके जो सिंबल्स होते हैं, लेंथ का स्मॉल एल, मास का स्मॉल एम, टाइम का स्मॉल टी, इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल आई, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एन, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का आई। देन यहाँ पे नेम ऑफ एसआई यूनिट मैंने आपको बता दिया, सिंबल फॉर एसआई यूनिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ फंडामेंटल साइंटिफिक यूनिट्स होते हैं, बेस यूनिट्स होते हैं, और इन्हीं से हम बाकी के यूनिट्स को इंटरमिक्स करके डिराइव करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम, तो केजी अपॉन मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल यूनिट से इंटरमिक्स करके दूसरे बाकी के यूनिट्स भी डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ साइंटिफिक यूनिट सिस्टम दे रखा है जो कि आपकी बुक में भी है, तो आप इनको एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स की, तो सबसे पहले देखते हैं टू इंडिकेट वेरी स्मॉल नंबर्स वी यूज़ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अगर बहुत ज़्यादा छोटा नंबर हमें इंडिकेट करना है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। टू इंडिकेट लार्ज नंबर वी यूज़ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। अगर हमें लार्ज नंबर इंडिकेट करना है, तो बहुत बड़ा नंबर इंडिकेट करना है, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स लेंगे। साइंटिफिक नोटेशन इज़ द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो साइंटिफिक नोटेशंस होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर रिप्रेजेंट करता है किसी भी नंबर को, किसमें? इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो नंबर कितना बड़ा क्यों ना हो, उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। Precious indicates how closely repeated measurements match each other। जो प्रीशियस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो एक्यूरेसी और प्रिसीशन की बात होती है, तो प्रिसीशन क्या होता है? प्रिसीशन रिफर टू दी क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर अ सेम क्वांटिटी। अगर मैं बोलूँ कि अप्रॉक्सीमेटली अगर हम किसी भी डिजिट के पीछे यूज़ करते हैं, कि अगर हम बोलते हैं 4.5 और 4.6, तो उसको राउंड ऑफ में ले लेते हैं हम, क्या? 5, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाता है? प्रिसीशन। और अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ, तो एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी इज़ द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू दी ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। जो हमारा ट्रू वैल्यू होगा वही आपकी एक्यूरेसी भी होगी। यहाँ पे एक्यूरेसी और प्रिसीशन की कुछ रूल्स दे रखे हैं, तो आप इनमें देखकर उसको समझ सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या कहा जाता है? सिग्निफिकेंट नोटेशन भी कहा जाता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? जो टोटल नंबर ऑफ किसी भी पर्टिकुलर डिजिट का है इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो सर्टन वैल्यू होगी, जिसे हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो देर आर सर्टन रूल्स फॉर डिटरमिनाइंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं। जितने भी ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे। ज़ीरोस प्रिसीडिंग द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे ज़ीरो है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। ज़ीरोज़ बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ज़ीरो है, अगर जैसे मैंने ले लिया 101, तो 1 और 1 के बीच में ज़ीरो है तो वो काउंटेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट रूल क्या है? ज़ीरोज़ एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अगर डेसिमल पॉइंट के क्या है? डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है, ठीक है, तो वो नंबर क्या होगा? ज़ीरोज़ एट द एंड और राइट, मतलब ज़ीरो क्या है? एट द एंड या फिर राइट ऑफ द नंबर के राइट साइड में है, तो वो क्या होगा? आपका सिग्निफिकेंट होगा। बट इफ़ अदरवाइज द ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट, नहीं तो अगर इस तरीके से नहीं दिया होगा उसके राइट में या फिर डेसिमल के बाद, सॉरी, नंबर के बाद में या फिर डेसिमल के राइट साइड में, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। बट अगर डेसिमल के आगे ज़ीरो होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान जो रिजल्ट है वो कैन नॉट हैव मोर डिजिट, उसके पास क्या नहीं होना चाहिए? ज़्यादा डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड में ज़्यादा डिजिट नहीं होना चाहिए आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ठीक है। क्लियर? इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स द आंसर कैन नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर से जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो ज़्यादा आंसर में नहीं हो सकता है। क्लियर? देन यहाँ पे हमारा पार्ट 1 चैप्टर का कंप्लीट होता है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। यहाँ तक आपको करवाया गया है तो यहाँ तक आपको नोट्स प्रिपेयर करना है जो कि आपकी बुक्स में भी दे रखी है। क्लियर? थैंक यू।